वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज हम कर रहे हैं बेटा यूनिट 1 जो हम कर रहे हैं उसका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में पूरा करा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। ठीक है, सेमेस्टर 3 वाले बच्चों का बीए प्रोग्राम में जो आपका डिसिप्लिन में सब्जेक्ट लगा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास 1200 से 1700 तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो आपका चैप्टर 1 चल रहा है वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। सिलेबस देख लीजिए एक बार, आपका टोटल 7 चैप्टर है। चैप्टर 1 अभी हम कर रहे हैं जिसमें से अभी हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। जैसे सबसे पहले आ रही है, हमने सबसे पहले किसका पढ़ा है बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक आया। ठीक है, उसके बाद कौन आया? इल्तुमिश आया। इल्तुमिश के बाद अब नेक्स्ट कौन आ रही है? रजिया सुल्तान। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टोरी हमने यूनिट 1 के पार्ट 1 में की है कि मोहम्मद गौरी आया, फिर वो चला गया, अपने उसने शासन किया है, गुलाम वंश को दे दिया, अपने एक स्लेव को दे दिया, अपने दास को दे के वो चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुमिश आया, उसके बाद नेक्स्ट ये है। ठीक है, लिख के रखो कौन कौन कब आया, बेसिक इनके नाम लिख के रखो। रजिया सुल्तान में कौन है? भारत का पहली महिला शासक थी। इसकी खास बात क्या है? फर्स्ट थी ये, भारत में पहली थी जो महिला शासक थी, जो कि थोड़ी खतरनाक थी। ऐसी नहीं थी कि औरत है तुम लोग घर का ही काम करना है, घर में ही रहना है, ऐसे नहीं थी ये खतरनाक थी। ये पहनती थी कपड़े लड़कों वाले, कुर्ते पजामे होते ना पूरे ऐसे, पूरे इसने लड़कों वाली पोशाक पहनने स्टार्ट कर दी थी। और ये खुले दरबार में बैठती थी, खुले मुंह बैठती थी, पर्दा नहीं करा इसने। इस्लाम वाले हैं ना सारे, इनके में पर्दा है इस्लाम में लड़कियों का, कि तुम्हें ढक के रहना है, मुंह ढक के रहना है, पूरे पूरे कपड़े पहनने हैं। बट ये नहीं करती थी ऐसे, इसने नॉर्मल, जिसमें ये घोड़े पर ऐसे बैठ के सवार होकर लड़ सके, है ना। बुरखे में कहाँ भाग पाएगी बेचारी, मान लो हमला आ गया तो कहाँ जाएगी फिर। तो ये ऐसी थी जो कि बहुत खतरनाक और एक अच्छी विचार वाली, लड़कियों के सपोर्ट में इसने बात करी है। ठीक है, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक सीरियल भी है, रजिया सुल्तान वाला सीरियल आया था इसका। उन्होंने, अब ये कह रजिया सुल्तान के बारे में, उन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की शासन संभाला। इन्होंने सिर्फ कितने, बहुत कम समय के लिए संभाला है। 36 में आई है, 40 में चली भी गई है, बस 4 साल तक का इनका शासन रहा है। बट ये कि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई है, इसलिए उनका पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहली महिला शासक, रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी। ठीक है, राज दरबार में खुले मुंह जाती थी, किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं करा, पर्दा व्यवस्था के खिलाफ गई है कि ये गलत है। क्यों ऐसे अब जबरदस्ती पर्दा करवाया जा रहा है? यह इल्तुमिश की पुत्री थी, जो लास्ट हमने शासक पढ़ा ना इल्तुमिश, जिसकी इक्का व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोल रही हूँ बार बार कि इंपॉर्टेंट है, उसकी बेटी थी ये। ठीक है, इल्तुमिश की पुत्री थी। तुर्क मुल्क की राज रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया को उसके भाई और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विद्रोह संघर्ष करना पड़ा। ऑब्वियस सी बात है, देखो लड़की आ रही है अगर शासन करने के लिए तो उसके भाई लड़ेंगे पहले कि तू कैसे हो जा रही है, लड़की थोड़ी ना शासन करती है, पहले की सोच यही थी। और ये खुद पहली शासक है तो इसको संघर्ष का सामना तो बहुत ज़्यादा करना पड़ा है। लोग इसके खिलाफ हो गए, कट्टरवादी मुस्लिम होते हैं ना लोग जो, वो इसके पूरी तरह से खिलाफ हो गए कि ये पर्दा प्रथा को कैसे मना कर रही है, लड़की होके बाहर कैसे आ रही है, खुले मुंह बैठ रही है दरबार के अंदर। ये सब हर तरीके से उसका बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे तंग किया है, गलत गलत आरोप लगा दिए, पता नहीं किसके साथ इसका प्रेम संबंध बता दिया कि ये ऐसी है, इसके कैरेक्टर पे बोलना स्टार्ट हो गया। ये तो देखो होता ही है, जहाँ लड़की आएगी वहाँ पता नहीं जो ये गलत लोग बोलने वाले होते हैं ये कहाँ से आ जाते हैं। ये परमानेंट है, लोग जो ये होते हैं ना, 4 लोग कुछ बोलेंगे, ये परमानेंट है। तो ये है कि वह केवल 3 वर्ष तक ही शासन कर पाई, बस 3 वर्ष से ही तो उसका शासन चला, बट उसमें भी बहुत सारे उथल पुथल चलता रहा। रजिया सुल्तान बहुत ही बुद्धिमान व श्रेष्ठ प्रशासक थी, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का होता ना मानसिक स्तर, वैसी थी ये। उसने और अपने पिता की तहत एक बहादुर योद्धा थी, बहुत बहादुर योद्धा भी थी ये। ठीक है, इस तथ्य के बावजूद उसका प्रशासन मात्र 3 वर्ष का था, क्योंकि बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना इसको करने पड़ा है। तो बेसिक अगर रजिया सुल्तान से जाता है उसका यही कि ये बहुत ब्रेव थी। ये जैसे झांसी की रानी का करेक्टर था ना, वैसे वाले टाइप की लड़की थी, झांसी की रानी के करेक्टर जैसी लड़की थी। ठीक है, बहुत मतलब किसी से डर नहीं रही, ऐसे वह पुरुषों की तरह सुसज्जित होकर, मतलब सज धज के ऐसे पूरा पगड़ी पहन के पूरा से तैयार होकर बैठती थी अपने दरबार के अंदर, कि वह एक प्रभावी शासक थी और उसके शासक में सभी गुण थे। उसके मतलब शासक, एक राजा के पास जो गुण होने चाहिए इसके पास वो सारे गुण थे। ठीक है,
चलिए, रजिया सुल्तान वाले टॉपिक बस इतना ही था, इतना ही यहीं तक था इनका। इसके अलावा गुलाम वंश का एक अन्य प्रमुख शासक गियासुद्दीन बलबन था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। रजिया सुल्तान के बाद नेक्स्ट ये आया है, इससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं उसकी लौह और रक्त की नीति थी। अगर इसने कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया, जैसे उसने लड़की ने अभी जो पीछे कही है रजिया सुल्तान, उसने क्या किया था, पर्दा प्रथा के खिलाफ गई थी, वो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, और वो महिला शासक थी, ये सारी बातें थी। इसमें इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति क्या है, एक ऐसी नीति जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा कठोर कानून बना दिए जाएंगे कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, किसी ने कुछ गलत किया कानून के या राजा के खिलाफ गया, तो उसको डायरेक्ट मार दो, ख़त्म बात, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई न्याय वगैरह कुछ वो नहीं होगी। अगर पकड़ा गया गलत है, डायरेक्ट ख़त्म, बात ख़त्म। लॉ और रक्त की नीति कि डायरेक्ट उसको मार दिया जाएगा, ऐसी बहुत कठोर नीति है जो लाया वो ये था बलबन, ठीक है। इसने ये स्टार्ट कर दिया लॉ और रक्त की नीति, ये आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लिख के कीजिएगा। उसका राजस्व का सिद्धांत, उसने राजस्व के सिद्धांत बनाए, टैक्स से रिलेटेड जो भी उसका आया। राजस्व क्या होता है बेटा, टैक्स, राजस्व लिखा राजस्व होता है, ठीक है, राजस्व मीन्स टैक्स। मंगोलों रक्षा करने में उसकी रणनीतियाँ, उसने मंगोल जो थे, जो आक्रमण करते थे मंगोल वाले, वो बार बार उनका मेन काम ये था मंगोल वालों को सबको तंग करना, आक्रमण करना। उन्होंने बहुत बार, हर मतलब साल 2 साल में वो आक्रमण कर ही देते थे। हर राजा की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ थी तो वो मंगोल वाले थे कि ये मंगोल का क्या किया जाए, ये आक्रमण करते हैं। चीन ने भी दुखी हो गए, जो वॉल ऑफ चाइना है ना, जो बड़ी सी वॉल बनाई हुई है, वो इन्हीं के कारण बनाई हुई है, क्योंकि मंगोलों ने बहुत दुखी कर रखा था। तो उन्होंने फिर एक ऐसी वॉल बना दी कि ये आक्रमण ना करें, इनके आक्रमण को रोकने के लिए एक बहुत बहुत बड़ी दीवार बनाई गई, ठीक है। तो इनका ये था कि इसके सामने भी ये चुनौती थी कि रक्षा कैसे की जाए, मंगोल आक्रमण करेंगे तो कैसे रक्षा की जाए। टैक्स में इसने जो चेंजेस किए वो देखा जाएगा, ठीक है। अपने दरबार में फारसी प्रथाओं को प्रचलन इत्यादि शामिल किया। बलबन ने अपने राजस्व सिद्धांत के तहत यह घोषणा की कि सुल्तान धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि है। इसने अपने टैक्स व्यवस्था से ये घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट करवा दी कि जो सुल्तान है ना, जो राजा है ना, वो ना सब कुछ है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, भगवान के स्वरूप है, भगवान ने जिसे भेजा है वो है, अपने आप को मतलब ईश्वर की उपाधि दे रहा था ये। न्यायपति खुदाई, इसको ये इनके वाले जो इनकी लैंग्वेज है वो तुर्क वालों की, अरबी भाषा में ये कहा जा रहा था। ईश्वर की छाया, भगवान की परछाई हूँ मैं, अपने आप को भगवान का दर्जा देने लग गया। जिल्ले इलाही, सुना है ना ये वाला वर्ड तो सभी ने, जिल्ले इलाही, ठीक है, तोहफा कबूल करो वो वाला होता है। और सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। इसने क्या किया है, निरंकुश, के कोई किसी प्रकार का अंकुश ना हो, कोई राजा के ऊपर कोई मतलब एक सवाल ना पूछ सके राजा से, राजा के मन में जो आ रहा है वो करेगा। लॉ और रक्त की नीति है, जो खिलाफ बोलेगा उसको जान से मरना। बलबन ने फारसी प्रथाओं के अनुसार अपने दरबार में सिजदा और बेपोस दो प्रथाएं चलाई। अब ये क्या है बेटा, सिजदा तो फिर भी ठीक है, बेपोस तो बड़ा ही गलत चीज़ है। सिजदा में क्या करना है, घुटनों के बल बैठ के सुल्तान को नमस्ते बोलना है, सजदा करना है, घुटनों के बल के सामने बैठ जाओ सिर झुका के और उसको नमस्ते बोलना, ग्रीट करना, उसको क्या कहा जा रहा है, सजदा करना। लेकिन जो ये बेपोस है ना, इसमें क्या है, जबकि सुल्तान के सिंहासन के पास जाकर पेट के बल लेट कर, पूरा मतलब लेट जाओ, दंडवत प्रणाम करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लेट जाओ, और उसके बाद जो सुल्तान है उसके चरण को चूमना, पैरों पे उसके किस करना है, उसे कहा जा रहा है बेपोस, जो कि बहुत गलत चीज़ है। अपने आप को ये भगवान बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल भगवान की उपाधि दे रहे हैं, ईश्वर की छाया बता रहे हैं अपने आप को, और लोगों से ऐसा करवा रहे हैं, अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं। उस उनसे अपने दरबार में फारसी त्योहार नव रोज मनाने की प्रथा भी आरंभ की थी। इन्होंने ये चीज़ें इन्होंने आरंभ की, ठीक है। नेक्स्ट क्या, रक्त और लौह की नीति, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला टॉपिक आता है बलबन वाला, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये लॉ और रक्त की नीति। फिर मंगोलों से कैसे निपटे ये, उसके प्रति इनकी क्या नीति थी, ये है वो बलबन, ठीक है। सुल्तान बलबन ने मंगोलों के हमले से निपटने के लिए अपनाई थी विरोधों के प्रति तलवार। किसी भी प्रकार का कोई विरोध आ रहा है उसके पास, उसके प्रति तलवार, कठोर और शक्ति का प्रयोग और क्रूरता का उदाहरण है। क्रूरता मतलब बहुत बुरी तरीके से उसको जान से मार दिया जाएगा जो इनके खिलाफ गया, चाहे वो मंगोल हो चाहे इनके खुद के लोग हो। किसी भी प्रकार का कहीं से भी विद्रोह उठा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, डायरेक्ट मारेंगे। रक्त और लौह की नीति के रूप में जाना जाने लगा। हालांकि सल्तनत के को रक्त और लौह की नीति का बदौलत भारी हमलों से बचाया गया है। देखो
बाहरी हमले जो हैं उससे तो बचाया जा रहा है, लेकिन ये थी बहुत ज़्यादा ही कठोर नीति जिसमें बहुत बुरी तरीके से लोगों को पनिश किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बलबन की मंगोलों के प्रतिनिधि। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसने मंगोलों से कैसे निपटा। तो इसमें क्या है, मंगोल समस्या को बलबन ने अत्यंत गंभीरता से लिया। इसने ये वाली चीज़ों को देखा कि देखो सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत कोई दे रही है तो मंगोल है, क्योंकि ये हर वक्त आक्रमण करते रहते हैं। एक और उसने तुर्क साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के विचार त्याग दिया। उसने क्या सोचा कि ये जो हमारा साम्राज्य चल रहा है, जो ये हम बढ़ाते जाते हैं, ये क्या करते थे, किसी एक जगह पे गए, लूटपाट करनी शुरू करी, चोरी करी, लोगों को वहाँ के मारा, वहाँ पे कर लिया कब्जा, फिर उसको बढ़ाते गए, उसकी सीमाओं को बढ़ाते जाते थे, विस्तार करते थे ये, है ना। तुर्क से भारत में कब्जा करते चले गए, उसको बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे हैं। ये इनकी मेन नीति होती थी कि अपना विस्तार करना, बढ़ाना अपने राज्य को। जिस राज्य में आक्रमण करेंगे, जहाँ पे जाके लड़ाई करेंगे, वहाँ पे से सब कुछ लूट लेंगे, अपने अंदर मिला लेंगे वो सारी चीज़ें, और उस राज्य को अपने अंदर अधीन कर लेंगे, उसको भी अपने अंदर ले लेंगे, ऐसे बढ़ाते जाते थे। लेकिन इसने क्या सोचा कि अभी ना इसको रोक दो, सीमाओं को मत बढ़ाओ, ध्यान इस पे दो, जो जितना एरिया हमारे पास है कम से कम इसको ढंग से चलाओ, विस्तार पे मत ध्यान दो, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि इसको कैसे नियंत्रित किया जाए और अपने आप को कैसे सुरक्षित किया जाए। क्योंकि पता चला हम किसी और पे वो हमला करने गए हुए हैं लूटपाट के इरादे से कि इसको अपना अंदर मिलाएंगे, पता चला तुम्हारा खुद का एक एरिया वो ले गए लूट के, मंगोल आके, है ना। तो मंगोलों से लड़ने का इसने सबसे अच्छा डिसीजन लिया कि इनको देखो पहले। तो इसने क्या किया, सीमाओं को बढ़ाने वाला जो ये लालच था कि अपने राज्य को बढ़ाते जाओ, इसने इसको त्याग दिया कि अभी इतना पैसा भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है, पहले इनसे लड़ो। तो इसने ये क्या किया, विचार त्याग दिया। दूसरी ओर वह दिल्ली सल्तनत को संगठित करने का कार्य करने लगा। इसने देखा कि दिल्ली जो सल्तनत हमारे हाथ में, पहले इसको ढंग से चला लो, इसको संगठित करो, इसको सुसज्जित किया जाए, इसको पूरा ढंग से बनाया जाए कि क्या क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको ठीक किया जाए। क्योंकि देखो जो इनकी व्यवस्था, दिक्कतदारी व्यवस्था जो चलती आ रही है, यही चल रही थी पहले से, कुछ इसमें खास डिफरेंस नहीं किया गया, कुछ हल्के फुल्के फेरबदल हो जाते थे, लेकिन चलती यही थी। का व्यवस्था जो थी, इसमें क्या था, भ्रष्टाचार था, टैक्स की चोरी वोरी हो रही है, लोग गलत कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को उसने ठीक करने का पूरा प्रयत्न किया। मंगोलों के हमले से निपटने के लिए उसने कई सैनिक क्षेत्रों का कार्य किया। इसने क्या किया, सेना को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया कि अगर इसको ठीक करना है तो सेना पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर करनी पड़ेगी, दूसरों पे हमला करेंगे पैसा लगेगा, उससे ज़्यादा अच्छा है कि अपनी खुद की सेना को तुम स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि कहीं तुम पे हमला ना हो जाए। अपनी सेना पर अधिक ध्यान देने के साथ साथ उसने पुराने किलों की मरम्मत कराई। देखो मंगोल आएंगे, हमला करेंगे, किले वगैरह होते थे बड़े बड़े, उसमें घुस जाते थे, हमला करके चोरी लूटपाट करके उसको ले जाते थे। लेकिन इससे अच्छा ये है कि जो किले वगैरह उनको इतना स्ट्रांग बना दिया जाए कि उस पर हमला हो ही ना पाए, है ना। तो इसने मरम्मत भी की कि जो पुराने किले उनको थोड़ा ठीक किया जाए, सेना को पावरफुल किया। वह जरूरी समस्या, वहाँ नए किले की निर्माण किया, जहाँ जहाँ जरूरत लगी उसको लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, वहाँ किले बनाना स्टार्ट कर दिया। अब किले कैसे होते थे, बहुत बड़े, इतने बड़े कि कोई बंदा उससे आर पार नहीं आ सकता, ऐसे बड़े बड़े किले बनाने स्टार्ट कर दिए, ताकि ये जो है मंगोल ये ना घुस सके, ठीक है। वह जरूरी समझते थे, ठीक है। मंगोलों के आने वाले मार्गों पर थाने स्थापित किए गए कि जहाँ जहाँ से ये मंगोल आ रहे हैं, मान लो ये इनका रास्ता ही है, मंगोल वाला एरिया यही है, तो यहाँ पे बड़े बड़े थाने बना दिए गए, कैसे चेक बूथ होता ना, टोल नाका जैसे, वैसे बना दी गई ताकि ये घुस ही ना पाए, ठीक है। इनके आने वाले क्षेत्रों के वहाँ पे थाने बना दिए गए। साथ साथ उनके उत्तर सीमा से सेना सटे हुए क्षेत्रों में, जहाँ से इनका वाला एरिया था मंगोल वालों का, मंगोलियों वालों का, उसके अनुभव और चुस्त इक्कादार नियुक्त करे। अब इसने वहाँ पर खतरनाक वाले इक्कादार, जो बड़े हाई लेवल वाले हैं, जिनके पास ज़्यादा पावर और चुस्त हो, जिनको पूरी बात समझ आए कि भाई हमला कभी भी हो सकता है, और वो इस चीज़ को लेके सशक्त हो कि हाँ लड़ भी सकें, वो उन वालों को जो पावरफुल थे, स्ट्रॉन्ग थे, उन वाले इक्कादारों को वहाँ पर नियुक्त कर दिया, इस वाले एरिया के आसपास के, यहाँ पे तुम रहो ताकि ये आ ना पाए, ठीक है। ऐसे करके इसने सारी व्यवस्था को ठीक किया, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लॉ और रक्त की नीति प्लस मंगोलों के प्रति इसकी क्या नीति थी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अभी भी इस वाले चैप्टर में कुछ ना समझ आ रहा हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।